हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। डेट है आज की 15 सितंबर 2020 और स्वागत है आपका प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। सबसे पहला आर्टिकल हमारा इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। आई-रेड के नाम से जानने वाला ये प्रोजेक्ट, नाम से पता चल रहा है कि रोड एक्सीडेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम एक सेंट्रल डेटाबेस बनाने की बात कर रहे हैं। हाल फिलहाल में इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवेज के द्वारा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया जा रहा था। ये आई-रेड प्रोजेक्ट को हम समझते हैं। एक्चुअल में होता यूँ है कि आए दिन रोड एक्सीडेंट्स होते रहते हैं और हर एक लोकेशन पर रोड एक्सीडेंट्स होने के पीछे कुछ एक प्रॉपर रीज़न होता है। जैसे कि वहाँ पर खड्डे हो सकते हैं बहुत बड़े-बड़े, या फिर बहुत शार्प टर्न हो सकता है, जिसको हम लोग अंधा मोड़ बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे रीज़न होंगे इसके पीछे। हो सकता है कि इन रीज़न को अगर हमने आइडेंटिफाई कर लिया तो हम इनका सॉल्यूशन भी दे सकते होंगे। इसी चीज़ के लिए हम ये सेंट्रल डेटाबेस बना रहे हैं। तो आई-रेड प्रोजेक्ट क्या है? एक प्रकार का सेंट्रल एक्सीडेंट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसमें ये काम किया जाएगा। रीज़न और सॉल्यूशन फाइंड करने की बात होगी। इसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, मतलब कि आईआईटी मद्रास के द्वारा बनाया जा रहा है और नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर इसको इम्प्लीमेंट करेगा। इस पूरे प्रोजेक्ट में होगा यूँ कि पुलिस पर्सनल्स को एक मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू जोड़ दिया जाएगा। अब मान लो किसी एक जगह पर एक्सीडेंट होता है, तो पुलिस पर्सनल यहाँ पर जाएंगे और देखेंगे कि मोबाइल एक एक्सीडेंट हो चुका है। मोबाइल एप्लीकेशन में फ़ोटो और वीडियो ऐड करने का भी प्रावधान है। तो जैसे ही फ़ोटो वीडियो के साथ लोकेशन टैग करके ये अपडेट करेंगे, तुरंत के तुरंत पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में जो इंजीनियर काम कर रहा है उसके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा या फिर एक अलर्ट जारी हो जाएगा। इस अलर्ट की मदद से वो क्या करेगा कि वो उस एक्सीडेंट साइट को वो भी विजिट करेगा और वो प्रॉपर रीज़न फाइंड करेगा कि इस एक्सीडेंट का रीज़न क्या है, क्यों ये एक्सीडेंट हुआ, और इस तरीके से क्या रोड डिज़ाइन में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, या जो भी रीज़न होगा ये आइडेंटिफाई करेगा। अब इसके सॉल्यूशन के लिए वापस से इसको आईआईटी मद्रास की टीम के पास भेजा जाएगा। वो बताएंगे कि रोड डिज़ाइन में क्या कमियां आ गई थी जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट हुआ और करेक्टिव मेजर हम क्या ले सकते हैं। अगला आर्टिकल हमारा चीफ कंप्लायंस ऑफिसर इन बैंक से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक्स को डायरेक्ट किया है कि आप अपने अपने बैंक में एक इंडिपेंडेंट कॉरपोरेट कंप्लायंस फंक्शन करने वाला एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर की नियुक्ति कर दो। कंप्लायंस फंक्शन होता क्या है? मान लो कि कोई एक बैंक काम कर रहा है, तो क्या वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को प्रॉपर तरीके से फॉलो कर रहा है? क्या जो हायरार्की डिफाइन की गई है वो सही तरीके से चल रही है? जो भी पब्लिक को फैसिलिटी देने की बात की जा रही है, क्या उस पर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है? क्या लोग रूल्स एंड रेगुलेशन पर कंप्लाई कर रहे हैं कि नहीं? इसी चीज़ को जांचने के लिए चीफ कंप्लायंस ऑफिसर की नियुक्ति की बात आरबीआई ने की है। टेन्योर क्या होगा इस चीफ कंप्लायंस ऑफिसर का? ये 3 साल के लिए फिक्स्ड टर्म है, इसका फिक्स्ड पीरियड है 3 साल का। इस टेन्योर में ये चीफ कंप्लायंस ऑफिसर की नियुक्ति होगी। इनका ट्रांसफ़र या रिमूवल इतना आसान नहीं होगा। अगर ये अपने टेन्योर के पहले इनका ट्रांसफ़र या रिमूवल होता है तो वो बहुत ही एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस होंगे और इसके लिए बोर्ड से एक प्रायर अप्रूवल भी लेना पड़ेगा। चीफ कंप्लायंस ऑफिसर की जो रैंक है वो जनरल मैनेजर के बराबर हो सकती है, जीएम के बराबर होगी, या फिर जो सीईओ होते हैं बैंक के उनके 2 लेवल नीचे रैंक तक की हो सकती है। मतलब उससे ज़्यादा नीचे नहीं जा सकते। मतलब इनकी पोजीशन अच्छी खासी ऊपर रखी गई है। साथ ही साथ इनको ना किसी भी बिजनेस टारगेट वगैरह में इन्वॉल्व नहीं होना है, ना ही इनको किसी के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने की ज़रूरत है। ये बस अपनी प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे। इनको ऐसा कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिया जाएगा जिससे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा हो सके जो कि बिजनेस से रिलेटेड है। साथ ही साथ इनके सिलेक्शन के लिए जो भी बोर्ड है ना, वो एक सीनियर एग्जीक्यूटिव लेवल सिलेक्शन कमेटी का गठन करेगी। ये सिलेक्शन कमेटी सिलेक्शन प्रोसेस बनाएगा कि सीसीओ को कैसे हमें अपॉइंट करना है, सिलेक्ट कैसे करना है, फिर उसके बाद सीसीओ की पोस्ट पर किसी को नियुक्त किया जाएगा। अगला आर्टिकल हमारा इंडियन ब्रेन टेम्पलेट से रिलेटेड है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस निमहंस का ये कहना है कि उन्होंने इंडियन ब्रेन टेम्पलेट्स और ब्रेन एटलस को डेवलप कर लिया है। निमहंस ये जो ब्रेन टेम्पलेट की बात कर रहा है, ये ब्रेन टेम्पलेट होते क्या हैं? देखो, ऐसे बहुत सारे ब्रेन का अगर हम इमेज ले लें, ठीक है, और इनको कंबाइंड फॉर्म में हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करें कि हमें ये पता चल जाए कि किस ब्रेन के हिसाब से अगर इस हिस्से में कोई परेशानी है तो मतलब ये डिसीज़ होगा, इस हिस्से में कोई परेशानी है तो कोई दूसरा डिसीज़ होगा। इस तरीके से हम लोग एक ग्रॉस रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं ब्रेन का। इसी को हम लोग ब्रेन टेम्पलेट बोलते हैं।
अभी तक क्या हो रहा था कि मॉन्ट्रियल न्यूरोलॉजिकल इंडेक्स MNI टेम्पलेट का यूज़ इंडिया करता था। ये कॉकेशियन ब्रेन का एक ऐसा ही ग्रॉस रिप्रेजेंटेशन था। कॉकेशियन क्या होता है आपको पता होगा कि ये कॉकेशियस माउंटेन है, रशिया और यहाँ पर एशिया के बीच में आप बोल सकते हो। ये जो नीचे टर्की, अर्मेनिया, ये सारे हैं, और ग्रेट कॉकेशियन रेंज है, इनको डिवाइड करता है। तो यहाँ के जो लोग हैं, इनका ये कहना है ना कि ये जो इंसानों के रूप में पहली गोरी चमड़ी, मतलब कि जो फेयर स्किन का कॉन्सेप्ट आया था, वो यहीं से आया था, और यहीं से फिर यूरोपियन, अमेरिकन, इन सब लोग, ये लोग हमेशा गोरे पैदा होते हैं, मतलब या फिर गोरी स्किन आ गई हमारे यहाँ। तो इसी तरीके से 500 से ज़्यादा इंडियन पेशेंट्स का ब्रेन स्कैन किया गया और 5 अलग अलग सेट बनाए गए इंडियन ब्रेन टेम्पलेट के, और इसी तरीके से ब्रेन एटलस भी बन गया हमारा। अब ये क्या करेगा, हमारे लिए एक स्केल प्रोवाइड करेगा कि भाई अब बताओ कि इंडियन लोगों के हिसाब से किसको कितनी परेशानी है, या फिर उनका ब्रेन डेवलपमेंट का स्टेज कितना है। हमने इसको अलग अलग 5 ग्रुप में डिवाइड किया। 6 साल से लेके 60 साल तक के लोगों का ये स्कैन हुआ था। इसके बेसिस पर हम लोगों ने अलग अलग टेम्पलेट, मॉडल और स्टैंडर्ड बना लिया है। अब इससे क्या होगा कि जितनी भी एजिंग के हिसाब से जो हमारा ब्रेन डेवलपमेंट का हिसाब होता है, वो हम प्रॉपरली एनालाइज कर सकेंगे। निमहंस के बारे में जाने तो निमहंस क्या है, बेंगलुरु बेस्ड एक मेडिकल इंस्टीट्यूशन है। आप समझिए कि ये ऑटोनोमसली ऑपरेट करता है और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आता है। ये समझिए कि हमारे इंडिया में जो सबसे टॉप लेवल का मेंटल हेल्थ और न्यूरो साइंस एजुकेशन सेंटर है, वो निमहंस ही है। अगला आर्टिकल जायंट रेडियो गैलेक्सी से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में रिसर्चर्स ने यूनिवर्स का सबसे बड़ा जायंट रेडियो गैलेक्सी फाइंड किया है। ये रेडियो गैलेक्सी क्या होता है? देखो क्या है कि यूनिवर्स में ऐसे बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं। मैक्सिमम सभी गैलेक्सीज के सेंटर में हम लोग को ब्लैक होल देखने को मिलता है। ये ब्लैक होल कभी कभी रेडियो जेट एमिट करता है। रेडियो जेट क्या है? रेडियो वेवलेंथ का एक लाइट का फॉर्म है जो कि ऑलमोस्ट स्पीड ऑफ लाइट से ही ट्रैवल करता है, और इसको देखने के लिए ना हमें रेडियो टेलीस्कोप की ज़रूरत होती है। अब होता यूँ है कि ऐसे गैलेक्सीज जिसके सेंटर में ये ब्लैक होल है और ये रेडियो जेट एमिट कर रहे हैं, ऐसे गैलेक्सीज को हम लोग रेडियो गैलेक्सीज बोलते हैं। ये रेडियो गैलेक्सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक स्ट्रॉन्ग सोर्स होते हैं, मतलब कि रेडियो वेव्स एमिट करते हैं। इनमें भी जो जायंट रेडियो गैलेक्सीज होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, मतलब कि लगभग 30,000 से 30 लाख लाइट ईयर्स इनका साइज होता है। मतलब कि अगर हम लाइट की स्पीड से चलें तो एक छोर से दूसरे छोर की गैलेक्सी पर पहुंचने के लिए हमें 30 लाख ईयर्स लग जाएंगे अगर हम लोग लाइट की स्पीड से चलते हैं। मतलब इतने बड़े, इतने जायंट गैलेक्सीज हैं ये। लेकिन ये तो नॉर्मल गैलेक्सी हो गए। जो ये जायंट रेडियो गैलेक्सीज होते हैं ना, ये इनसे भी ज़्यादा बड़े होते हैं। मतलब कि 33 लाख लाइट ईयर से भी ज़्यादा बड़े गैलेक्सीज को हम लोग जायंट रेडियो गैलेक्सीज बोलते हैं, जिनके अंदर रेडियो गैलेक्सी वाले फीचर्स होते हैं। लेकिन बात यह है कि ऐसे रेडियो गैलेक्सीज जो होते हैं, जो बहुत बड़े होते हैं, उनकी रेडियो ल्यूमिनोसिटी बहुत कम होती है। मतलब कि ये जो रेडियो वेवलेंथ हम बाहर निकलते हुए देख रहे हैं ना, ये रेडियो वेव्स बहुत कमज़ोर होता है। इसको फाइंड करना, डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए इनके लिए हम लोग इन रेडियो गैलेक्सीज को फाइंड करने के लिए रेडियो टेलीस्कोप्स का यूज़ करते हैं। पहला ऐसा जायंट रेडियो गैलेक्सी 1974 में डिस्कवर किया गया था। अगला आर्टिकल हमारा सिंगापुर कन्वेंशन ऑन मीडिएशन से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में सिंगापुर कन्वेंशन ऑन मीडिएशन फोर्स में आया है, इसलिए न्यूज़ में था। इसको हम लोग यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सेटलमेंट एग्रीमेंट्स के नाम से भी जानते हैं। इस पूरे कन्वेंशन ऑन मीडिएशन में कुछ इंटरनेशनल लेवल के कॉमर्शियल डिस्प्यूट्स होते हैं या बिजनेस डिस्प्यूट्स होते हैं जिनको सॉल्व करना होता है। उन्हीं को सॉल्व करने के लिए ये मीडिएशन का काम करेगा, मतलब कि इनको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा। इस सिंगापुर कन्वेंशन ऑन मीडिएशन को दिसंबर 2018 में अडॉप्ट किया गया था और अगस्त 2019 से ये सिग्नेचर के लिए ओपन कर दिया गया था। अभी ये फोर्स में आ चुका है। सिग्नेटरीज की बात करें तो लगभग 53 कंट्रीज इसको साइन कर चुके हैं, जिसमें इंडिया, चाइना और यूएस भी शामिल हैं। हाल फिलहाल में इक्वाडोर सबसे रीसेंट इस कन्वेंशन को रेटिफाई करने वाला देश बना है। इससे फ़ायदा क्या होगा? वही कि अगर ये इन्फोर्समेंट हमारे साथ रहता है तो जितने भी इंटरनेशनल लेवल के बिजनेस डिस्प्यूट्स होते हैं उनको सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि हमें किसी एक, मान लो 2 कंट्री हैं ए और बी,
तो ए और बी कंट्री के बिजनेस वाले लोगों में डिस्प्यूट होता है, तो हमें ये नहीं करना पड़ेगा कि भाई हम ए कंट्री का लॉ फॉलो करेंगे या बी कंट्री का लॉ फॉलो करेंगे, हमें एक बीच में इंटरनेशनल एग्रीमेंट मिल जाएगा सिंगापुर कन्वेंशन ऑन मीडिएशन के चलते। अगला आर्टिकल हमारा हिंदी दिवस से रिलेटेड है। 14 सितंबर मतलब कि 14 सितंबर को हम लोग पूरे देश में हिंदी दिवस मनाते हैं। हिंदी दिवस के अंतर्गत हम लोग हमारे हिंदी लैंग्वेज से रिलेटेड जितने भी कल्चरल हेरिटेज हैं या फिर कल्चरल वैल्यूज़ हैं उन सब को सेलिब्रेट करते हैं। साथ ही साथ प्रेसिडेंट राजभाषा अवार्ड देते हैं उस पर्सन को जिन्होंने इस लैंग्वेज के लिए कुछ कंट्रीब्यूट किया होता है। अब आखिरकार हिंदी दिवस को हम लोग 14 सितंबर को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन 1949 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कंट्री के अंदर ऑफिशियल लैंग्वेज को एज ए हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज अडॉप्ट किया था आर्टिकल 343 के अंदर में। अगला आर्टिकल हमारा फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में 13 NGOs के लाइसेंस को FCRA 2010 के अंदर से सस्पेंड कर दिया गया। होता यूं है कि FCRA 2010 ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन ड्राफ्ट करता है जिसके अंतर्गत कोई भी संस्था, एसोसिएशन, ग्रुप या कोई भी NGO फॉरेन फंडिंग या फॉरेन डोनेशन एक्सेप्ट कर सकती हैं। 1976 में पार्लियामेंट में इसको पहली बार इनैक्ट किया गया और 2010 में इसको वापस से अमेंड किया गया। कौन कौन फॉरेन डोनेशन रिसीव नहीं कर सकता है? तो जितने भी लेजिस्लेचर के मेंबर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, जजेस हैं, कोई मीडिया पर्सन्स हैं, वो लोग फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव नहीं कर सकते थे। FCRA के अंदर इनको प्रोहिबिट किया गया है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर एक लूप होल बन गया। 2017 में एक फाइनेंस बिल पास किया गया था। इस फाइनेंस बिल के चलते जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो ऐसे फॉरेन कंपनीज से जिनका कोई इंडियन सब्सिडरी है उनसे फंड्स ले सकते हैं, या फिर ऐसी फॉरेन कंपनी जिसमें इंडियन होल्डिंग 50% से ज़्यादा है, मतलब कि इंडियन शेयर होल्डिंग 50% से ज़्यादा है, उन कंपनीज से भी फंडिंग ले सकते हैं। तो यहाँ पर एक लूप होल इन्होंने बना दिया। ये मैंडेटरी है कि जितने भी NGOs हैं उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा FCRA के अंदर। ये रजिस्ट्रेशन पीरियड जो है वो 5 साल तक वैलिड होता है, उसके बाद इनको वापस से रिन्यू कराना पड़ता है। अब जितने भी NGOs हैं अगर वो किसी भी सोशल पर्पस के लिए, एजुकेशनल पर्पस के लिए, रिलीजियस, इकोनॉमिक या कल्चरल पर्पस के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो वो लोग फॉरेन फंडिंग एक्सेप्ट कर सकते हैं FCRA एक्ट के अंदर में। लेकिन साथ ही साथ इनको इनकम टैक्स के लाइंस पर अपना एनुअल रिटर्न फाइल करना कंपलसरी होता है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 2015 में कुछ नए गाइडलाइंस दिए थे। इनके तहत जो भी NGOs हैं उनको फॉरेन फंड को एक्सेप्ट करने के लिए ये बात जरूरी हो जाएगी कि वो इंडिया की सोवेरेनिटी और इंटीग्रिटी पर कोई भी आंच नहीं आने देंगे, या फिर अगर इस फंडिंग के चलते अगर इंडिया का रिलेशन किसी दूसरे देश के साथ खराब हो रहा है तो भी ये फॉरेन फंडिंग बंद करा दी जाएगी, लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा इन NGOs का। साथ ही साथ इन NGOs को ये भी बोला गया कि आप अपने अपने जो अकाउंट्स हैं उनको किसी भी नेशनलाइज्ड या प्राइवेट बैंक के अंदर ही चलाएंगे जिसके पास कोर बैंकिंग फैसिलिटीज़ हैं, जिससे कि रियल टाइम बेसिस पर उनकी जांच पड़ताल की जा सके। अगला आर्टिकल हमारा नाथुला से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में इंडिया और चाइना के बीच में जो टेंशन बढ़ती जा रही है उससे नाथुला के अक्रॉस जो ट्रेड होता था उसमें भारी गिरावट देखने को मिली है, बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ है वो। अब नाथुला जो है वो सिक्किम को चुम्बी वैली से कनेक्ट करता है। चुम्बी वैली तिब्बतन प्लेट्यू में है, चाइना के अंदर में। और आप ये समझिए कि इंडिया और चाइना ट्रेड के बीच में 3 ऐसे पासेस हैं। नाथुला पास तो एक है ही है, इसके अलावा शिपकिला है, शिपकिला हिमाचल प्रदेश में है, और लिपू लेक जो है वो उत्तराखंड में है। ये इंडिया, नेपाल, चाइना के ट्राई जंक्शन पर है। ठीक, तो इसी तरीके से मैं एक बार ये नाथुला का भी मैप दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये रहा नाथुला और ये चुम्बी वैली से कनेक्ट होता है तिब्बतन प्लेट्यू में। नाथुला उन 5 ऑफिशियली एग्रीड बॉर्डर पर्सनल मीटिंग पॉइंट्स में से एक है जिसको इंडिया और चाइना के बीच में कंसल्टेशन और इंटरैक्शन के लिए ओपन किया जा सकता है। मतलब यहाँ पर 2 पार्टीज आके बीच में बात कर सकती हैं। बस, तो फिर इनको फटाफट से क्विक रिवीजन करते हैं। देखो, पहला है IRED जो है उसको बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डेवलप किया गया, नहीं, IIT मद्रास के द्वारा डेवलप किया गया था, इसीलिए फॉल्स है। चीफ कॉम्प्लायंस ऑफिसर को मिनिमम 5 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है, नहीं 3 साल के लिए, ये भी फॉल्स है। सिंगापुर कन्वेंशन रिकॉग्निशन ऑफ मीडिएशन सेटलमेंट के आज फिलहाल में इंटरनेशनल एग्रीमेंट के बीच में मीडिएशन का काम करता है, तो बिल्कुल सही, ट्रू है ये। फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर में आता है, गलत।
फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर में आता है, ये भी फॉल्स। नाथुला सिक्किम को भूटान से कनेक्ट करता है, तो अभी हमने मैप में देखा कि ये सिक्किम को भूटान से कनेक्ट नहीं कर रहा है, सिक्किम को चुम्बी वैली से कनेक्ट कर रहा है, मतलब कि ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जा रही है। तो बस आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। हैव ए नाइस डे।